अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी वो थी आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनके दरमियान डिफरेंसेस देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें आइसोमॉर्फिज्म की, तो आइसोमॉर्फिज्म जैसे कि हमने स्टडी कर लिया कि ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें डिफरेंट जो क्रिस्टल्स होते हैं, मींस जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, वो एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो 2 सब्सटेंस हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म के फिनोमेने की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म वो फिनोमेना है जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस है लेकिन वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से उसकी जो केमिकल नेचर है वो सेम होती है। मींस के अगर हम 2 पॉलीमॉर्फ ले लें तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होंगी। इसी तरह से अगर हम इनके दरमियान इंटर कन्वर्जन की बात करें, इंटर कन्वर्जन से मुराद ये है कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो अगर हम आइसोमॉर्फिज्म के फिनोमेने को देखें तो आइसोमॉर्फिज्म के फिनोमेने में इंटर कन्वर्जन नहीं होती, क्योंकि जो 2 सब्सटेंस हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस हैं। जस्ट उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, जस्ट उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के साथ सेम है, अदरवाइज उनके दरमियान कोई चीज़ सिमिलर नहीं है। उनके एटम्स हो गए या फिर और कोई उनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई वो डिफरेंट है, तो एक दूसरे के अंदर वो इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, तब्दील नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म में इंटर कन्वर्जन की बात करें तो वहाँ पर इंटर कन्वर्जन एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास सब्सटेंस एक ही है, उसकी जो एटम्स हैं या फिर उनकी जो केमिकल नेचर है वो एग्जैक्टली सेम है। जस्ट उनकी क्या हो रहे हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डिफरेंट हो रही हैं, तो इस वजह से वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। उनके दरमियान कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से अगर हम देखें इनके फार्मूला यूनिट को, तो फार्मूला यूनिट होते हैं जिसको आप जो है वो फार्मूला बोलते हैं, जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं एटम्स की कि कोई भी सब्सटेंस किन किन एटम्स से जो है वो मिलकर बना है, क्या उनके दरमियान रेशो पाई जाती है। तो फार्मूला यूनिट की अगर हम बात करें तो आइसोमॉर्फिज्म में जो आइसोमॉर्फ्स होंगे उनका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। लेकिन जो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस है उनका फार्मूला यूनिट सेम होगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में सब्सटेंस एक ही है, उसके अंदर वही एटम्स मौजूद हैं लेकिन शेप्स जस्ट डिफरेंट हो रही हैं, तो उनका फार्मूला यूनिट भी दोनों के लिए वही लिखा जाएगा। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फार्मूला यूनिट है। इसके 2 शेप एग्जिस्ट करती हैं, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, ये पॉलीमॉर्फ्स हैं। अब इसमें ऑर्थोरोम्बिक अगर हमने रिप्रेजेंट करना है देन भी हम इसी फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे उसे। अगर हमने ट्राइगोनल को रिप्रेजेंट करना है, ट्राइगोनल शेप को रिप्रेजेंट करना है, देन भी हम उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CaCO3 ही लिखेंगे। और लेकिन अगर हम बात करें आइसोमॉर्फ्स की, आइसोमॉर्फिज्म में का फिनोमेना जो होता है जिसके अंदर आइसोमॉर्फ्स जो है वो मौजूद होते हैं, अब अगर हम उनकी बात करें तो उसमें दोनों सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम फ्लोराइड लिया है, इन दोनों की अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म हम देखें तो एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी, दोनों क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर अब हमें सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट लिखना है तो वो हम लिखेंगे NaF। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखेंगे तो हम लिखेंगे MgO। दोनों का जो फॉर्मूला यूनिट है, मीन्स जो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उनका फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। जस्ट उनकी क्या होगी, उनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो एक जैसी होगी। तो ये इन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि अगर हमारे पास आइसोमॉर्फ्स हैं या फिर हमारे पास जो है वो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस हैं तो उनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और वो है एलोट्रॉपी।
एलोट्रॉपी डियर स्टूडेंट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉपी पॉलीमॉर्फिज्म से किस तरह से डिफरेंट है? एलोट्रॉपी के फिनोमेने में हम बात करते हैं एलिमेंट की और पॉलीमॉर्फिज्म में हम बात करते हैं सब्सटेंस की। एलिमेंट आपको पता है कि एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स सारे मौजूद होते हैं, सारे एक ही किस्म के एटम एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एलोट्रॉपी में अगर हम बात करें कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम जो है वो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म बनाता है। जो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म वो बनाता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म वो फॉर्म होंगी, हम उन फॉर्म को एलोट्रॉपिक फॉर्म कहेंगे जिस क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट की फॉर्म में उसकी जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट होती है, जो एलिमेंट के अंदर एटम्स अरेंज हुए होते हैं, वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। जबकि अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्यूबिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके अंदर अब हम अगर देखें, हम डायमंड की बात कर लें या फिर हम ग्रेफाइट की बात कर लें, दोनों में एटम एक ही है, कार्बन एटम्स वही अरेंज है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है, जस्ट डिफरेंट है। और उस अरेंजमेंट पैटर्न की वजह से उनके जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। एक में हेक्सागोनल आ रही है और एक में क्यूबिक फॉर्म जो है वो आ रही है। तो एलोट्रॉपी यही फिनोमेना है जिसमें एलिमेंट क्या करता है कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लें तो हमें सल्फर की एग्जाम्पल दी गई है। सल्फर में क्या होता है स्टूडेंट कि सल्फर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है रोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक। अब दोनों में सल्फर एटम ही मौजूद होंगे, मींस कि सल्फर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है दोनों में। लेकिन जब हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करते हैं, उनकी अरेंजमेंट की बात करते हैं कि सल्फर अरेंज किस तरह से है, तो दोनों में अरेंजमेंट जस्ट क्या होगी, डिफरेंट होगी, और यही एलोट्रॉपी का फिनोमेना है। उसके बाद हमें टिन की एग्जाम्पल दी गई है। टिन की भी दो एलोट्रॉप्स होते हैं। टिन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं उनकी। कौन कौन सी होती है? एक फॉर्म होती है क्यूबिक और एक होती है टेट्रागोनल। अब ये क्यूबिक एंड टेट्रागोनल टिन की क्या है, क्रिस्टल एलोट्रॉपिक फॉर्म है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसकी। और क्यूबिक फॉर्म को हम नाम देते हैं ग्रे टिन का और जो टेट्रागोनल है उसको हम नाम देते हैं वाइट टिन का। तो वाइट टिन एंड ग्रे टिन ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। तो एलोट्रॉपी वो फिनोमेना जिसमें एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बन रही हैं उन क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। जैसे कि ग्रे टिन एंड वाइट टिन एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रेफाइट एंड डायमंड एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, किसी भी सब्सटेंस की दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में। कि हमारे पास हमने देखा कि क्रिस्टल्स में ये प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं कि वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म अपीयर कर सकते हैं। तो अब वो जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म आ रही हैं वो जिस टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करेंगी, मतलब आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसमें एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन एक ही सब्सटेंस की, डिफरेंट सब्सटेंस नहीं लेने, एक ही सब्सटेंस की जो दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म आ रही होंगी वो जब एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो रही होती है तो जिस टेम्परेचर पे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा होगा उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर का। इसके अंदर जैसे आपने ऊपर एलोट्रॉपिक की फिनोमेना में पढ़ा कि सल्फर है और सल्फर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है,
रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में। अब जब रोम्बिक फॉर्म कन्वर्ट होती है मोनोक्लिनिक फॉर्म में तो इनके दरमियान एक स्टेट, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे इनकी कन्वर्जन हो रही होगी, मीन्स एक फॉर्म चेंज हो रही होगी दूसरी फॉर्म में, और उस टेम्परेचर को जो है वो हम नाम देंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर का। इनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है 95.5 डिग्री। इसी तरह से अगर हम टिन की बात करें तो टिन का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, टिन के लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है मींस वो टेम्परेचर जिसमें ग्रे टिन कन्वर्ट हो रहा होगा वाइट टिन में, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म कन्वर्ट हो रही होगी टेट्रागोनल शेप में, तो उसके लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा वो 13.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो आता है। अब कुछ और भी एग्जांपल्स हमें दी गई हैं साथ में, उसके अंदर हम देख लेते हैं पोटाशियम नाइट्रेट है, KNO3 है। पोटाशियम नाइट्रेट भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक उसकी होती है ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म और एक उसकी होती है रोम्बोहीड्रल फॉर्म। अब जब पोटाशियम नाइट्रेट अपनी ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म से जो है वो कन्वर्ट होता है रोम्बोहीड्रल फॉर्म में, तो उनके दरमियान जो को एग्जिस्टेंस जिस टेम्परेचर पे आता है वो होता है 123 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट की दो फॉर्म्स होती हैं। सोडियम सल्फेट की एक फॉर्म होती है हाइड्रस फॉर्म और एक होती है एनहाइड्रस फॉर्म। हाइड्रस फॉर्म सोडियम सल्फेट की वो फॉर्म होती है जिसमें सोडियम सल्फेट के अंदर उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं उसके स्ट्रक्चर में। लेकिन एनहाइड्रस फॉर्म में क्या होता है कि वो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, वो उसके अंदर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करते उनके साथ। तो जब हम इन दोनों फॉर्म्स की को एग्जिस्टेंस देखते हैं तो इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो होता है 32.38 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 32.38 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो हमारे पास हाइड्रस फॉर्म आएगी जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट के साथ जो है वो मौजूद हैं। लेकिन चूंकि हम टेम्परेचर जब ज़्यादा करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, एवोपोरेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो यहाँ से जब रिमूव होंगे तो Na2SO4 यहाँ पर अब जस्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये इसकी एनहाइड्रस फॉर्म होगी। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ये यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की भी एग्जाम्पल दी गई है। सोडियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल में जो सोडियम कार्बोनेट का ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो उसके दो हाइड्रस फॉर्म के दरमियान ही है। एक जो हाइड्रस फॉर्म है वो हाई हाइड्रस फॉर्म है और एक लो हाइड्रस फॉर्म है। मीन्स कि एक टेम्परेचर, एक जो आपके पास फॉर्म आएगी उसमें ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं, जबकि जो दूसरी फॉर्म आती है उसमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एवोपोरेट हो जाते हैं और जस्ट 7 वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है वो अटैच हैं। तो हम कह सकते हैं कि है तो दोनों हाइड्रस फॉर्म, मीन्स के दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, लेकिन एक जो है वो हाई हाइड्रस फॉर्म है और एक लो हाइड्रस फॉर्म है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बात करें इस ट्रांजिशन टेम्परेचर की तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक फॉर्म चेंज हो रही है दूसरी फॉर्म में। मीन्स कि अगर हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं तो हमारे पास जस्ट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आएगी, और अगर हम उससे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर देन भी जस्ट 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे पास आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये पोटाशियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटाशियम नाइट्रेट का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 123 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम टेम्परेचर को 123 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं तो ये टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट की जस्ट ऑर्थोरोम्बिक शेप जो है वो आएगी। लेकिन अगर हम इस 123 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स हम इसको 125 कर देते हैं, 130 कर देते हैं, देन हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट की जस्ट कौन सी शेप आएगी, रोम्बोहीड्रल शेप जो है वो हमारे पास हासिल होगी। मीन्स के ट्रांजिशन टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए या फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसमें जस्ट 1 फॉर्म अपीयर होती है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सेकेंड बात ये कि ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये हमेशा क्रिस्टल्स के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, लेस देन होगा।
मेल्टिंग पॉइंट से लेस देन क्यों होगा? मेल्टिंग पॉइंट से स्टूडेंट लेस देन इस वजह से होगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आप उस पॉइंट को कह रहे हैं जिसमें आपका सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, और जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगी। उसके जो पार्टिकल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स से वो मिलकर बना हुआ है, जिन पार्टिकल्स से वो मिलकर बना हुआ है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगी अगर हम उसको मेल्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये जो टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, ये हम दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के लिए पढ़ रहे हैं, और दो क्रिस्टलाइन फॉर्म तभी अपीयर हो सकती हैं जब वो क्रिस्टल अपनी सॉलिड स्टेट में मौजूद होगा, जब वो अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होगा। अगर हम उसे मेल्ट कर देंगे तो देन उसकी जो सॉलिड एग्जिस्टेंस है वो नहीं कंटिन्यू रह पाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जो शेप है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडम हो जाएगी। देन हमारे पास इनमें से कोई भी शेप अपीयर नहीं होगी, इनमें से कोई भी फॉर्म हमारे पास अपीयर नहीं होगी। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा? कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांजिशन टेम्परेचर से हाई होगा, ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच।